अच्छा जी, आज फिर हमने जो है यहाँ पे क्लास का कोड कॉपी कर लिया पिछली क्लास से। जिस तरह गिटहब की ऐप बनाई थी, इस तरह हमने अब ई कॉमर्स ऐप बनानी है। सही है। तो हम मेन पेज वगैरह से अब कोड जो पुराना चल रहा है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब हम नई ऐप बनाने लगे हैं ना। सही है, होम बन गया। अच्छा, अब इस दफ़ा हमने थोड़ी स्ट्रेटजी भी बदलनी है। अब जो हम ये ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाने लगे हैं, जिसमें क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारी शो हो रही हैं, हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह की तो एपीआईज जो हैं वो हमने नहीं बनानी, वो ऑलरेडी फेक स्टोर एपीआई वाले ने बनाई हुई है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। सही है। अगर एपीआई का फंडा क्या है, उस पर मैं थोड़ी और बहस कर लेता हूँ कि एपीआई बनाता है बैकएंड डेवलपर, यानी कि जो बैकएंड पे काम करता है। एपीआईज बनती हैं नोड.जेएस के अंदर, अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और अभी नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी बनती हैं। एक्चुअली नोड.जेएस नेक्स्ट के अंदर ही आ गया। नेक्स्ट.जेएस नोड और रिएक्ट.जेएस का कम्बिनेशन है ना, उसको नेक्स्ट.जेएस बोल रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि एपीआई नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। सही है। एपीआई के अंदर जो कोड हम लिखते हैं, वो कोड क्या करता है, डेटाबेस से बातें करके डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सही है। जैसे यूज़र लॉगिन हुआ या कोई नई प्रोडक्ट उसने कोई कार्ड और नया ऑर्डर क्रिएट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें परमानेंट स्टोर करनी है समवेयर। तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डेटाबेस के अंदर होती है। सही है। तो वो डेटाबेस को रीड राइट हम डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस से या क्लाइंट साइड से नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, डेटाबेस को डायरेक्टली रीड राइट क्लाइंट साइड से डायरेक्टली करेंगे तो मसला क्या होगा कि हमारा डाटा सिक्योर नहीं रहेगा। तो इसलिए सर्वर साइड पे कोड लिखा जाता है डाटा को सिक्योर रखने के लिए। सही है। तो जो एक दफ़ा बड़ी लंबी बहस की थी, जिसमें क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड डिस्कस किए थे, सर्वर डिस्कस किए थे, उस पर कोड क्यों रखना है, सर्वर की ऐप्स क्या होती हैं, ये सारी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ। अच्छा, आइडिया क्या है कि जो डेटाबेस में डाटा पड़ा है परमानेंटली स्टोर होके, रैम में नहीं, स्टोरेज में, हार्ड में जो डाटा पड़ा है, उसकी एक्सेस डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि क्लाइंट साइड का कोड तो इंस्पेक्ट करके देखा जा सकता है। मतलब मैं ये जो कोड लिख रहा हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके देख लूँगा तो मेरे पास सारा कोड आ जाएगा, इसका बिग पेज और सारा कोड आ रहा है जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। तो ये हमारा जो कोड, इससे हमारी कोड की जो सिक्योरिटी है, जो बैकएंड पे हमारा डाटा है, उसकी नहीं अच्छी रहती। यानी कि कोई इंस्पेक्ट करके, जिस तरह बैंक की डाटाबेस डायरेक्टली हमने नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कर दी, तो उससे क्या होगा क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर, तो यूज़र इंस्पेक्ट करके सारा कोड देख सकता है, डाटा देख सकता है, वहाँ से वो पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसा कोड जो सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, उसको हम बैकएंड पे लिखते हैं, यानी कि सर्वर साइड लिखते हैं। जो सर्वर साइड कोड होता है वो क्लाइंट के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता, उसको हम एपीआई के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम वहाँ पे कोई कोड लिख रहे होते हैं जो डेटाबेस को रीड राइट कर रहा होता है। अभी के लिए वो कोड, जैसे हमने गिटहब की जो डेटाबेस थी, उससे कल को अपना यूज़र का डाटा रीड किया, उसके फॉलोवर रीड किए, फॉलोइंग रीड किए, तो क्या एपीआई हमने लिखी थी? नहीं, वो एपीआई ऑलरेडी लिखी हुई थी। किसने लिखी थी? गिटहब के डेवलपर ने। वो कोई नोड.जेएस का या कोई सर्वर साइड कोड लिखा था जो कि उनकी डेटाबेस से हमें डाटा को रीड करके रिटर्न कर रहा था क्लाइंट साइड पे, और उसको फिर हमने रेंडर किया था स्क्रीन के ऊपर। सही है। अब उसने डेटाबेस से वो कैसे यूज़र को रीड किया, इसकी लॉजिक हमारे लिए हिडन रहती है। हमें सिर्फ एक यूआरएल प्रोवाइड होता है, उस यूआरएल से हम कोई इंफॉर्मेशन मजीद गेट नहीं कर सकते, या डाटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं और सारी चीज़ें। और जो भी वो कोड जो डेटाबेस से डाटा रीड राइट कर रहा है, वो सर्वर के ऊपर लिखा होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको कि वो सारा कोड जो है वो सर्वर के ऊपर लिखा होता है। सही है, जिसको हम एपीआई बोल रहे हैं।
अब इसी तरह अगर हमने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, हमने प्रोडक्ट्स ला के फेच करके स्क्रीन पे दिखानी है। अब ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम ये प्रोडक्ट जो हैं वो क्लाइंट साइड पे रख देंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्ट तो चेंज होती रहती हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, शूज़ सेल कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक शू सेल कर रहे हैं, अब उसकी क्वांटिटी अगर ख़त्म हो गई है, अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ क्लाइंट साइड पे पड़ी होगी तो यूज़र इवन हमारे पास क्वांटिटी ख़त्म हो गई है फिर भी ऑर्डर करता जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये प्रोडक्ट तब रिटर्न करनी है अगर उसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? डेटाबेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करते हैं क्लाइंट साइड पे ई कॉमर्स ऐप के अंदर, ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं परमानेंटली। सही है। अच्छा, अब अगर हमने ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें प्रोडक्ट का डाटा डेटाबेस में स्टोर करना है, फिर चूंकि डेटाबेस को डायरेक्टली क्लाइंट रीड नहीं कर सकता तो सर्वर साइड पे एपीआई बनानी है। वो एपीआई बना के फिर क्लाइंट पे उसको डाटा गेट करना है। तो हमें सर्वर पे एपीआई कैसे बनाते हैं और डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है, ये भी कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट आता है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, एपीआईज बनाना और डेटाबेस के साथ रीड राइट ऑपरेशन करना। अच्छा, अभी हम सीख रहे, हमने सीख लिया यूआई/यूएक्स डेवलपर का काम, कि फिग्मा को कन्वर्ट करना किसके अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर, वो हमने डिजाइन में कन्वर्ट करना, वो हमने सीख लिया। अब हम अगला पार्ट ये सीख रहे हैं कि कोई बैकएंड का डेवलपर ऑलरेडी बैकएंड लिख रहा है। अगर वो बैकएंड लिख रहा है मतलब वो एपीआई बना रहा है, उस एपीआई में वो डेटाबेस से बातचीत कर रहा है। अच्छा, वो एपीआई बना के हमें एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है। अब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, अब यूआई/यूएक्स डेवलपर नहीं है हम, आप कौन से डेवलपर हैं? फ्रंट एंड डेवलपर। हमारी ये जॉब है, जो भी वो एपीआई दे रहा है उस एपीआई के अगेंस्ट हमने फ्रंट एंड की लॉजिक्स डिफाइन करने। समझ रहे हो? वो फ्रंट एंड की लॉजिक क्या कहेंगे हमें? जो भी एपीएस डाटा दे रही है उसको रेंडर करके हमने अपनी ऐप बनानी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। सही है। यूआई भी बनानी है, मतलब ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं तो डेफिनेटली ई कॉमर्स की कोई यूआई बनाएंगे ना, और फिर उसके ऊपर उसके मतलब कोई प्रोडक्ट शो करनी है सारी, तो प्रोडक्टें कहाँ से लेके आएंगे? एपीआई से लेके आएंगे। हमने ऐड टू कार्ट करना है तो ऐड टू कार्ट के लिए एपीआई को डाटा देंगे। फिर हमने कार्ट में जो जो आइटम है वो डिस्प्ले करनी है तो फिर क्या करेंगे? एपीआई से कार्ट में जो जो आइटम है वो डिस्प्ले करेंगे लाके। फिर हमने यूज़र को लॉगिन करना है, साइन अप करना है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एपीआई। तो अगर हम एपीआई बनाने चाहेंगे तो फिर पहले हमें बैकएंड डेवलपमेंट सीखनी है, एपीआई भी राइट करनी है और डेटाबेसेस भी सीखनी है। सही है। तो अभी हम वो नहीं सीख रहे, वो हम बाद में सीखेंगे कुछ क्लासेस और पढ़ के, ताकि अभी हमारा जो फ्रंट एंड वाला काम है उस पर अच्छी ग्रिप हो जाए। मतलब अगर किसी बंदे ने पहले से एपीआई लिखी हुई हैं उसको हम यूज करके अपना काम कैसे कर सकते हैं, पहले हम इस पे ग्रिप बनाएंगे। क्या समझे? हम पहले हम ये ग्रिप बनाएंगे। अगर किसी ने ऑलरेडी एपीआई बनाई हुई हैं, मतलब बैकएंड का सारा काम किसी ने कर दिया है, तो फिर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप क्या काम करते हो? आप दो काम करते हो। एक यूआई बनाते हो फिग्मा टू, मतलब किसी ने ई कॉमर्स ऐप दी, आपने उसको फिग्मा से कन्वर्ट करके सारी स्टोर बना दिया। फिर उसको डायनामिक करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो एपीआई से लाके शो करनी है। फिर ऐड टू कार्ट उसको चलाना है। फिर चेकआउट है, उसका फॉर्म फिल हो गए, चेकआउट के बटन पे यूजर क्लिक कर रहा है, उसको चलाना है। सही है। तो जैसे अगर हम जाते हैं कोई भी शू स्टोर के ऊपर, यहाँ पे होगा बाटा के ऊपर। अच्छा, अब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये सारी यूआई आपको नजर आ रही है, ये फिग्मा में आपको मिलेगी, आपने इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो सब लोग कर लेंगे नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट, वो हमने करना सीखा हुआ है कैसे करना है। डिजाइन बना लेंगे ना ये एग्जैक्ट सेम, वो हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रोडक्टें शो हो रही हैं, ये प्रोडक्टें डिजाइन में तो हम हार्ड कोड कर देंगे ना, लेकिन जब हम एक्चुअल में फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे ये प्रोडक्ट्स हमें किसी एपीआई से मिलेंगी। ये प्रोडक्ट्स हमें कहां से मिलेंगी? एपीआई से मिलेंगी।
वो एपीआई से प्रोडक्ट्स हमें ला के यहाँ पे शो करनी है। सही है। अच्छा, अगर हम इसकी भी इवन इंस्पेक्ट करके देखें, नेटवर्क टैब में रिफ्रेश करें, तो ये बहुत सारी एपीआई कॉल कर रहा होगा, जिसमें ये वाला डाटा जो है वो ला के शो कर रहा होगा। जैसे ये कार्ड जेएस की एपीआई कॉल कर रहा है, ये जो है। उसके अलावा यहाँ पे एपीआई होगी प्रोडक्ट्स की, ढूंढनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स। अच्छा, उन्होंने नाम इसका, कार्ड की एपीआई तो आ रही है, किसी और नाम से वो इसके अंदर जो है वो डाटा ऐड कर रहा होगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा ये इसकी कौन सी एपीआई है जिससे ये डाटा कलेक्ट कर रहा है। इसने अब डेफिनेटली उसकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है, हम तो बस तुक्का लगा रहे हैं। अगर हमें उसकी कोई मिल जाए ऐसी रिक्वेस्ट, जैसे ये कार्ड का रिस्पॉन्स उसको आ रहा है, तो अभी तो कार्ड में कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका ऐसा डाटा भी आना चाहिए जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है, लेके आ रहा है एपीआई से। खैर इसकी मुझे प्रोडक्ट वो नहीं एपीआई मिल रही है, ये कैसे कॉल कर रहा है उसको, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो एपीआई से कहीं से लाके इधर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये डेटाबेस में इनकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाए और ये सिर्फ फ्रंट एंड पे हो, तो कोई भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर ही जाएगा, ऐड टू कार्ट, और ऑर्डर कर देगा चेकआउट। तो हमें लॉजिक क्या लगानी है फिर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, कि एक तो हमें ये जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं ये एपीआई से लेके आएंगे। तो एपीआई कौन बनाएगा? अगर हमने बैकएंड सीख ली तो खुद बनाएंगे, नहीं तो कोई बैकएंड डेवलपर एपीआई बना देगा जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट फैच हो जाएंगे। ये आपने ला के उसको मैप लगाना है। ये ऐसे ही है जैसे कल हमने गिटहब पे फॉलोअर्स फैच किए थे, एपीआई रिक्वेस्ट की थी ना फॉलोअर्स वाली, उसने क्या किए थे, सारे फॉलोअर गेट करके दे दिए थे और हमने उसको मैप लगा के शो कर दिया था। तो ये भी किस तरह शो हुआ है? मैप लगा के, मैप लगा के इसने सारे शो कर दिए यहाँ पे प्रोडक्ट। अब एक तो ये काम किया कि एपीआई से एक आल प्रोडक्ट ला के मैप लगा के शो कर दिया। फिर जब इस पर क्लिक हुआ तो एक प्रोडक्ट की डिटेल पेज आया, वो डिटेल पेज आपने बनाना है और उसके ऊपर क्या शो करना है? सिंगल प्रोडक्ट का डाटा। उसकी एपीआई आपको चाहिए जिसमें ये सिंगल प्रोडक्ट का डाटा शो हो, और उसके अंदर ये जो सजेशन आ रही हैं यू मे लाइक, तो इसकी भी कोई फिर एपीआई होगी जिससे मुझे यू मे लाइक वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ये भी मुझे चाहिए। ये आप लोग यानी कि इसका भी मैप लगाओगे। एक एपीआई रिक्वेस्ट, जब भी एपीआई रिक्वेस्ट होगी तो रे मिलेगी, रे पे हमने क्या चलाना है? मैप का फंक्शन चला देना है। अच्छा, यहाँ से अब ये शो करना है, यहाँ से हमें क्या करना है? ऐड टू कार्ट। अब ये वाली फंक्शनैलिटी भी कौन लगाओगे? आप। तो जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो इसके पीछे आपने उसकी कोई ऐड टू कार्ट की पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करनी है जिसमें आपने उसको कार्ट में ऐड करना है। सही है। अच्छा, जब और भी प्रोडक्ट आपने की, इसको भी क्लिक कर लिया, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। अब ये दो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में ऐड हो गई हैं, दोनों मुझे यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं। तो ऐड टू कार्ट में कितनी प्रोडक्ट है उस पर भी मुझे क्या चलाना है? मैप। और ये भी मुझे कहाँ से ऐड टू कार्ट में कितनी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं ये भी मुझे कौन देगा? एपीआई। अब एज अ फ्रंट एंड हमने इसके ऊपर चेकआउट का बटन लगाना है। जब चेकआउट का बटन लगेगा तो ये फॉर्म फिल करके मैंने डाटा भेजना है किसको? एपीआई को। और एपीआई कौन बना के देगा? बैकएंड डेवलपर। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है, या अगर मैंने खुद बैकएंड की एपीआई बनाई है तो सारा मेरे पास उसकी डिटेल होगी एपीआई की कि कौन कौन सी एपीआईज हैं, क्या क्या इनपुट ले रही है और क्या क्या आउटपुट दे रही है। अगर मैंने नहीं बनाई तो मैंने बैकएंड डेवलपर से क्या लेनी है? उसकी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई वो एपीआई क्या है और किस तरह से चलती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपर हैं वो हमें डॉक्यूमेंटेशन देते हैं थ्रू पोस्टमैन ऐप। यानी कि वो यहाँ पे हमें एक पोस्टमैन की कलेक्शन देते हैं जिसके अंदर ये देखो, यहाँ पे जिस तरह मैंने गिटहब की एपीआई, इस तरह वो सारी एपीआई बना के उसकी चला के देख लेते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं कि मेरी ये सारी एपीआई सही हैं,
फिर वो सारी एपीआई की कलेक्शन किसको दे देते हैं, फ्रंट एंड के डेवलपर को, कि ये वाली एपीआई क्या कर दो, फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट कर दो। सही है। अच्छा, या तो वो हमें पोस्टमैन दे, या फिर हमें ये फेक स्टोर की तरह हमें एक वेबसाइट बना दे जहां पे सारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब बैकएंड का डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेबसाइट तो नहीं बनाने बैठेगा ना, कि जैसे इसने बनाई कि आपने गेट ऑल प्रोडक्ट करना है तो इस तरह करनी है, ये एपीआई आपने कॉल करनी है, आपने सिंगल प्रोडक्ट करनी है तो ऐसे कॉल करनी है, आपने लिमिट करना है प्रोडक्ट का तो ऐसे करना है, आपने ऑल कैटेगरीज गेट करनी है प्रोडक्ट्स की तो इस एपीआई से कॉल करो, आपने एक कैटेगरी गेट करनी है तो ऐसे करो, आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो इस तरह कॉल करो, आपने एक प्रोडक्ट को ऐड करना है ऐसे करो, डिलीट करना है ये करो, कार्ट में से सारी प्रोडक्ट गेट करनी है तो ऐसे करो, एक सिंगल आइटम गेट करनी है, लिमिट करनी है, न्यू चीज़ कार्ट में ऐड करनी है। यानी कि इसने एक पूरी वेबसाइट बना दी है, कोई बैकएंड का डेवलपर था जिसने एपीआई बना के हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दी फ्रंट एंड डेवलपर को कि ये एपीआई है, ऐसे कॉल होंगी। सही है, समझ आ गई आपको? अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब करना क्या है, या तो हमें वो देगा पोस्टमैन की कलेक्शन। अगर कोई बैकएंड डेवलपर कहता है या क्लाइंट कहता है कि मैंने एपीआई पहले बनाई हुई है, आप मुझे फ्रंट एंड पे ये डिज़ाइन कन्वर्ट कर दो और इसकी फंक्शनैलिटी लगा दो फ्रंट एंड पे सारी, यानी कि एपीआई को इंटीग्रेट कर दो। तो हमने उससे बोलना है भाई एपीआई की क्या दो, हमें डॉक्यूमेंटेशन। देखो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो मैं कैसे लगाऊंगा एपीआई? तो वो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपको क्या क्या चीज़ें दे सकता है, पोस्टमैन की कलेक्शन देगा, या फिर आपको कोई वेबसाइट बनी हुई इस तरह की जिसमें एपीआई की डिटेल है वो देगा, जिस तरह ये है, इस तरह स्ट्राइप एक एपीआई की प्लेटफॉर्म है जो स्ट्राइप अपनी एपीआई देता है। तो उसने देखो ये उसने भी अपनी वेबसाइट में सारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दे दी है। सही है, ये देखो सारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है, इसने भी वेबसाइट पे दी, फेक स्टोर वाले ने भी वेबसाइट पे दी। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो हमें वेबसाइट पे नहीं देंगे, किस पे देंगे, पोस्टमैन की कलेक्शन दे देंगे। और एक और तरह से आपको वो डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं स्वैगर। स्वैगर भी एक एपीआई की टेस्टिंग का टूल है, उसके थ्रू भी वो आपको डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। सही है, तो मतलब उसको किसी ना किसी तरह एपीआई की आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी, या मैसेजेस पे बता दे कि ये यूआरएल है, इस पर ये रिक्वेस्ट आनी है, ये आउटपुट आनी है। मैसेज पे भी लोग बताते हैं, लेकिन वो सबसे वर्स्ट तरीका है। कोई चैट पे लगा हुआ है बता रहा है ऐसे गेट करो प्रोडक्ट, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो, बंदा उससे चैट ही करता रहे ना, काम करे कि उससे चैट करे। तो बेहतर है उससे डिमांड करो यार कोई डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दो, कोई पोस्टमैन की कलेक्शन दे दो, कोई स्वैगर दे दो, कोई वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंटेशन दे दो, किसी तरह डॉक्यूमेंटेशन दो ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। अच्छा, अगर कोई क्लाइंट है उसकी एक दो ही एपीआई है तो वो सीधा चैट में भी दे दे तो ठीक है, मतलब एक दो एपीआई है ना, बता देगा सारी डिटेल चैट में। समझ आ गई आपको? तो उसको हम लगा देंगे। ये भी समझ आ गया आपको? कितनी चीज़ें समझ आ गई कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जब हम ऐप बना रहे होंगे तो हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन तो खुद कन्वर्ट करेंगे हम, फिग्मा देगा या कोई रेफरेंस वेबसाइट दे दे कि मुझे ऐसी बना दो, वो डिज़ाइन कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसमें जहाँ जहाँ पे हमें बैकएंड से डाटा चाहिए यानी कि एपीआई से डाटा चाहिए, उसकी वो हमें क्या दे देगा, एपीआई दे देगा, डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। सही है, उसकी हम क्या बना लेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो देगा अब हमने उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना सीखना है। सही है, तो ज़्यादा फेमस है पोस्टमैन की कलेक्शन, वो दे देगा हमें, या हमें वो दे देगा स्वैगर, या फिर दे देगा कोई वेबसाइट। तो वेबसाइट छोटे मोटे क्लाइंट तो नहीं देंगे, क्योंकि देखो ना वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो तो बड़ी कोई कंपनी है, जैसे स्ट्राइप एक बहुत बड़ी कंपनी है पेमेंट के लिए, तो उसने अपनी एपीआई क्योंकि उसको डेवलपर्स को देना पड़ती हैं बार बार, उसने उसकी वेबसाइट ही बना दी एपीआई की। तो ये यहाँ पे सारी एपीआई की डिटेल उसके अंदर है, कि साथ में लिख दिया कि ये एपीआई कौन कौन से पैरामीटर लेगी, फिर क्या एपीआई का रिस्पॉन्स की क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी।
अच्छा अगर नहीं दी हो तो वो हमें पोस्टमैन की कलेक्शन दे दे, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। सही है, तो किसी ना किसी तरह यानी कि हमें वो इंफॉर्मेशन देगा। सही है। अच्छा अब वो हमें इंफॉर्मेशन उसने दे दी, लेट्स सपोज उसने वेबसाइट के साथ दे दी। अब मैंने उस इंफॉर्मेशन को रीड करना सीखना है। उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? रीड करना सीखना है। यार बहुत सारी हो सकती है ना, वो तो मैटर करता है हमारी एप्लीकेशन किस तरह की है। नॉर्मली तो करंट ही हो रहा होता है, लेकिन एपीआई तो 10,000 1500 एपीआई भी हो सकती हैं। वो ऐसे बहुत सारे, अब फेसबुक है उसमें कितने काम हो रहे हैं, फ्रेंड ऐड हो रहे हैं, फ्रेंड डिलीट हो रहे हैं, अनफ्रेंड हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, पोस्टिंग ऐड कर रहे हैं, पोस्टिंग डिलीट कर रहे हैं, पोस्टिंग ये कर रहे हैं, मतलब खत्म ही नहीं होते हैं ना काम उसके। तो हर एक फीचर की एपीआई, तो एपीआई की कोई लिमिट नहीं है। सही है। कम्युनिकेशन है। अच्छा अब अगर वेबसाइट दी हो तो हम कैसे रीड करेंगे? उसने सारा ऊपर लिखा होता है। जैसे ये देखो गेट ऑल स्टोर, तो उसने ये यूआरएल दी है, बल्कि उसने क्लाइंट साइड पे जो फंक्शन हमने कॉल करना है वो भी दे दिए, फैच। अच्छा उसके अंदर मैंने ये वाला यूआरएल दी है, इससे मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं और इस तरह की आउटपुट आएगी मेरे पास। सही है, जेसन में आएगी। रेस्ट एपीआई मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिसकी एपीआई का रिस्पॉन्स जेसन में हो उसको हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। तो चूंकि हर ये मोस्टली एपीआई रेस्ट एपीआई कहलाएंगी, तो हर रेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स जेसन में होगा। तो अगर वो रेस्ट एपीआई बना रहा है तो फिर जेसन में ही डाटा आएगा। तो रेस्ट एपीआई होती हैं, दूसरी ग्राफक्यूएल एपीआई होती हैं। दो तरह की एपीआई होती हैं, रेस्ट एपीआई और ग्राफ। अभी हम रेस्ट एपीआई भी फोकस कर रहे हैं। 70% अब रेस्ट एपीआई ही चलती हैं, लेकिन ग्राफक्यूएल एपीआई भी फेमस हो रही हैं, उसको भी हम सीखेंगे। लेकिन वो बता देगा ना रेस्ट, अगर जेसन में डाटा आ रहा है तो वो बता देगा कि ये रेस्ट एपीआई है, डेवलपर बता देगा। अभी ये तो मुझे नजर आ रहा है ना ये रेस्ट एपीआई है, क्योंकि रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है और रिक्वेस्ट भी ऐसे जा रही है, तो ये रेस्ट एपीआई का रिक्वेस्ट होता है स्ट्रक्चर है। फैच का फंक्शन कॉल किया हुआ है, हमें पता लग रहा है ये रेस्ट एपीआई है। अगर ग्राफक्यूएल एपीआई होगी तो वो पहले ऊपर लिख देगा दिस इज द ग्राफक्यूएल एपीआई, और जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देगा उसमें भी साफ हमें नजर आ रहा होगा कि ये ग्राफक्यूएल एपीआई है या रेस्ट एपीआई। जेसन में ही आता है उसमें भी, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग होती है ग्राफक्यूएल एपीआई। उसका जेसन ऐसा जेसन नहीं होता, उसका अपना एक सिंटैक्स होता है, यानी कि उसका ऐसे सिंपल जिस तरह इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे नहीं होता, उसका एक अपना स्ट्रक्चर रहता है सारा। उसको फिर हम ऐसे फैच वगैरह से कॉल भी नहीं कर रहे होते, उसको उस रेस्ट ग्राफक्यूएल एपीआई को कॉल करने का भी अपना मेथड रहते हैं, उसके अपने स्ट्रक्चर हैं अपनी, उसकी वो बिल्कुल अलग चैप्टर स्टोरी है। अभी हम सिर्फ रेस्ट एपीआई पे फोकस कर रहे हैं। तो 70-80% जो क्लाइंट डेवलपर्स हैं या 70-80% जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो हमें रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ऐसा ऐसा ग्राफ के लिए एपीआई भी फेमस हो रही है, तो उसको भी सीख लेंगे, उसको भी लगा लेंगे। हाँ जी, कब से आई है एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता मुझे, लेकिन 2018-17 से चल रही है ग्राफक्यूएल एपीआई। क्या लिखेंगे रिलीज डेट? 2015 में, 2011 में फेसबुक ने बनाई थी पब्लिकली, उसने 2015 में लॉन्च किया है। लेकिन ये फेमस ज़्यादा आजकल में 2020 के बाद ही ज़्यादा फेमस हुई है, 18-19 ऐसे ऐसा चेंजेस आ रही हैं। अच्छा जी, ग्राफक्यूएल एपीआई की अभी हम बात नहीं कर रहे, रेस्ट एपीआई पे बात कर रहे हैं। सही है, जब उस पर बात करेंगे फिर उस पर बहस करेंगे। सही है। अच्छा अब इसने देखो ये सारी जो जो एपीआई इसने प्रोवाइड करनी थी उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैंने कार्ड में कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसका ये देखो उसने पोस्ट मेथड है, ये चीज़ें ऐसे आपने बॉडी डाटा ऐसे पास करना है, ये वाली कीज़ में डाटा पास करना है, उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। और जब आपको सारी प्रोडक्ट्स गेट में मिलेंगी, गेट आर प्रोडक्ट,
तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें आईडी होगी, टाइटल होगी, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें होंगी। वो सारा कुछ बता रहा है पहले से। हाँ, ये ऐड, ये वाली एपीआई कौन सी, ऐड न्यू कार्ड, ये जब हम ऐड टू कार्ड करेंगे फिर ये एपीआई कॉल होगी। और जब हम वो ये जिस तरह ये हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे बाटा में, ये वाली चीज़ कार्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए फिर हम कौन सी एपीआई कॉल करेंगे, गेट ऑल कार्ट में, कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और जब हमने सारी प्रोडक्ट जो डिस्प्ले की हुई हैं वो कहाँ से मिलेंगी, गेट ऑल। और जब हम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करके डिटेल पेज पे जाते हैं, उस पर एक प्रोडक्ट का डाटा चाहिए होता है ना, तो वो फिर कौन सी होगी, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन उसने दी हुई है कि कब कौन सी एपीआई कॉल करनी है। तो यानी कि ये फ्रंट एंड डेवलपर ने भी सोचना है खुद से, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दी है, कुछ बातें उसने लिखी हैं उसमें, कुछ हमने अपना भी दिमाग लगाना है कि कौन सी एपीआई को कहाँ पे लगाना। अच्छा, अगर कोई आपने कोई फीचर है उसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, फिर वो डेवलपर को बोलेंगे कि भाई ये वाला काम करना है, ये वाला फीचर देखो, लाइक देखो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, अब यूजर ने फॉर्म फिल किया, तो मैंने जो भी यूजर ने फॉर्म का डाटा ऐड किया वो मैंने किसको देना है, एपीआई को। अब कॉन्टेक्ट अस की एपीआई नहीं उसने बना के दी मुझे, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा कि यार ये मुझे एपीआई बना के दो, मैंने ये एक फ्रंट एंड पे फिग्मा के अंदर ये वाला कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना हुआ है, लेकिन तुमने एपीआई नहीं बनाई। तो मैंने तो बना दिया इसको कोड में, लेकिन अब ये चल नहीं रहा। तो अगर हम ऐसे ही प्रोडक्शन में ले जाएंगे ऐप, तो यूजर जब उसमें कॉन्टेक्ट अस का डाटा डालेंगे तो एपीआई पे डाटा नहीं आएगा। तो फिर हम उसको क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई चूंकि फिग्मा में है, मतलब क्लाइंट चाहता है ये काम करना, कॉन्टेक्ट अस का काम करना क्लाइंट चाहता है, लेकिन तुमने ये वाली एपीआई नहीं बनाई, तो तुम बनाओ। तो जब बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाता है, वो भी फिग्मा देख रहा होता है कि कौन कौन सी एपीआई चाहिए हो सकती हैं। अच्छा, अगर कोई फिग्मा से हिडनली एपीआई आ गई है, तो वो फिर हम उसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमें ये वाली एपीआई बना दो। अगर हम खुद ही बैकएंड के डेवलपर हैं, फिर तो मसला ही नहीं ना, फिर अपने हिसाब से बनाते जाएंगे एपीआई जो जो चाहिए होंगी। सही है। तो अभी तो हम किसी की बनी हुई एपीआई यूज कर रहे हैं, जैसे हमने गिटहब की, आज हम फेक स्टोर की कर रहे हैं। करना पड़ेगा, फिर उसकी टेग लेनी पड़ेगी, किस नंबर की प्रोडक्ट है, हाँ, वो सारा, यानी कि डेटाबेस के अंदर पहले सारी प्रोडक्ट्स का डाटा डालना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट कौन डालता है, मतलब ये अब बाटा के ऊपर रोज नए नए शूज आ रहे हैं, नई नई चीजें, अब ये कौन अपडेट करता है, तो इसका एक एडमिन पैनल होता है, वो कोई स्पेसिफिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यानी कि स्टोर्स के अंदर होते हैं, जो नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो एडमिन के ऊपर बैठ के डेटाबेस को डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं कि अब इतनी क्वांटिटी रह गई, अब इतने नए शूज आ गए, उसकी इतनी क्वांटिटी है, अब ये वाली कैटेगरी आ गई, अब ये आ गया, ये चीज़ें वो वहाँ से बैठ के अपडेट कर रहे होते हैं। तो उसको हम एक एडमिन पैनल बना के देते हैं, वो वहाँ से अपडेट कर रहे होते हैं, फिर हमारी डेटाबेस अपडेट हो रही होती है। हाँ, वो एडमिन पैनल बनाना भी यूआई डेवलपर का ही काम है ना, उसका डिजाइन बनाना। फिर एडमिन पैनल भी तो यही, जिस तरह हमारी ई कॉमर्स ऐप है इसी तरह एडमिन पैनल है, तो उसके ऊपर भी जो फंक्शन चल रहे हैं उस पर भी तो एपीआई लगानी पड़ेंगे ना। तो बैकएंड डेवलपर फिर एडमिन वाली एपीआई भी बनाता है, जो एडमिन ने कॉल करनी होती है। वो भी यहाँ से कॉल नहीं होती, वो एडमिन से कॉल होती है। सही है, उसकी फिर सिक्योरिटी भी ज़्यादा टाइट करनी पड़ती है, क्योंकि यूज़र नहीं प्रोडक्ट यूजर अगर वो फिर वो मल्टी स्टोर वेंडर होते हैं, जिस तरह OLX है, जिस तरह दराज है। तो यहाँ पे क्या है कि अब दराज या OLX वगैरह जो है ना, वो कोई एक ओनर नहीं है, वो मतलब वो लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अपने स्टोर खुद ही बनाओ, खुद ही प्रोडक्ट अपलोड करो, खुद ही मैनेज करो। तो फिर उसके 3 लेवल, फिर उसके 2 एडमिन बनाते हैं हम, एक एडमिन यूजर वालों के लिए, एक सुपर एडमिन जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, सारे स्टोर्स जो अप्रूवल वगैरह दे रहा है स्टोर्स की सारे, और एक यूजर वेब जहां से यूजर आके परचेज कर रहा है चीजें। फिर उसमें 3 चीजें बनती हैं, वो मल्टी वेंडर होते हैं।
हाँ तो हाँ वो उस हाँ ब्लॉक के ऊपर वो सेम उसी तरह से सही है। समझ आ गया आप लोगों को कि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एपीआई के ऊपर। क्यों कर रहे हैं? ताकि अभी पहले एपीआई को लगाना सीखेंगे अपने कोड में और फ्रंट एंड की डेवलपमेंट सीखेंगे तो एपीआई बनाना सीखेंगे। समझ रहे हो? तो अभी हम अगर ये सीख लेते हैं फिर हम एडमिन पैनल भी बना सकते हैं, फिर हम यूजर पे भी बना सकते हैं। बस हमें एपीआई चाहिए, बाकी हम डिजाइन भी बना लेंगे और एपीआई लगा के हम उसको फंक्शनल भी कर लेंगे सारा। बस हमें एपीआई बनाना नहीं आती, वो हमें कोई बना के दे दे। तो वो हमें बना के दे रहा है ये फेक स्टोर एपीआई वाला। तो सीखेंगे ना फिर ही फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। फेक स्टोर एपीआई सिर्फ स्टोर से रिलेटेड है ना। और कोई जिस तरह कल हमने गिटहब की एपीआई लगाई थी वो गिटहब वालों के रिलेटेड थी। इसी तरह हम कोई और एपीआई लगाएंगे तो वो वेदर की एपीआई वेदर वालों के रिलेटेड होगी। मोस्टली बनी बनाई मिल जाती हैं। नहीं, कुछ हमें अपने आइडिया के मुताबिक नहीं भी बनानी पड़ती हैं। कुछ जो है वो थर्ड पार्टी भी यूज कर लेते हैं, मिक्स करके कॉम्बिनेशन ही होता है। नहीं, वो बैकएंड को पता है ना मैं क्या भेज रहा हूं। वो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थोड़ी भेजेगा उसको। बात समझ रहे हो? तो बैकएंड को पता है, नॉलेज है उसको कि मैं क्या सेंड कर रहा हूं, कौन सी प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूं, कौन सी नहीं करनी। ये सारी लॉजिक्स पीछे लिखी हुई हैं। तो उसको पता है कि कौन सा डाटा मुझे भेजना है, कौन सा नहीं भेजना। अगर तो मैं डाटाबेस की एक्सेस दे दूंगा फिर तो यूजर अपनी मर्जी से निकाले जा रहा है ना। तो जब मैंने यूआरएल से लेनी है तो इसके पीछे उसने कोड लिखा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट देनी है और कौन कौन सी नहीं देनी है। सारी लॉजिक्स उसने लिखी हुई है। हम अपनी मर्जी से, हो सकता है कि उसकी डेटाबेस में 1000 प्रोडक्ट हो और वो हमें सिर्फ 100 दे रहा हो, हम बाकी की 900 नहीं ले सकते उससे। जो जितना वो दे रहा है, जितनी एपीआई हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, हम उतना यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? तो ऐसे तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो जितना एपीआई हमें दे रही है, देखो ना गिटहब का डाटा कल हमने गेट किया तो गिटहब हम हमें डाटाबेस की एक्सेस मिल जाए, हम पासवर्ड ही ले ले लोगों के। उसने हमें यूजर की इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन लिमिटेड फॉर्म में, जितनी मैं पब्लिकली देख सकता हूं। उसने हमें पासवर्ड नहीं दे दिया और ना ही और कोई ऐसी उसने एपीआई भी नहीं दी जिससे मैं पासवर्ड ले सकूं। तो फिर आप कैसे डाटाबेस में से पासवर्ड निकालोगे? मतलब यूजर गिटहब के मैं पासवर्ड लगाता हूं तो गिटहब ने कहीं पासवर्ड सेव किया हुआ है ना अपनी डाटाबेस में, लेकिन वो पासवर्ड में एक्सेस नहीं कर सकता। मैं उसकी डाटाबेस में से डाटा सिर्फ वो ले सकता हूं जिसकी वो एपीआई दे रहा है। तो उसने पासवर्ड वाली ऐसी कोई एपीआई नहीं बनाई कि जिससे मैं पासवर्ड ले सकूं। तो अब मैं कैसे लूं उसकी डाटाबेस से? अगर डाटाबेस डायरेक्टली मेरी फ्रंट एंड से लिंक होती तो मैं तो पासवर्ड निकाल लेता उसमें से। इसलिए कंसेप्ट समझ में आया? तो इसका मतलब है जितनी इंफॉर्मेशन हम एपीआई में देते, हम भी जब अपनी एपीआई बनाएंगे तो हम अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे देंगे। जब यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर की इंफॉर्मेशन हम गेट करेगा क्लाइंट साइड पे, तो हम उसमें पासवर्ड नहीं डाल के दे देंगे। तो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सा डाटा मैंने अपनी एपीआई से रिटर्न करना है। सही है? सबको समझ आ गया कि एपीआई क्या है और उसका मतलब क्या है और डाटा क्या है और ये बनी बनाई एपीआई का क्या मतलब होता है? सही है? ऑल गुड। अब हम इसको लगा लें कोड में। सही है, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूं कि मुझे यूआईपी चाहिए। किसकी? ई कॉमर्स ऐप की। तो मैं या तो खुद डिजाइन करूं सारी, तो या फिर मैं कहीं से बनी बनाई चोरी करूं। तो मैं चोरी करता हूं ताकि जल्दी काम हो जाए। सही है? तो नेक्स्ट जेएस खुद ही हमें यूआईपी देता है बनी बनाई टेम्पलेट्स के नाम से, वहां से मैं निकालता हूं ई कॉमर्स टेम्पलेट। इसने बना बनाया हमें टेम्पलेट दे दिया है, इसको हम क्लोन करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। ओहो,
अच्छा जी, इसमें क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये भी लगा है, इसमें एक प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, साइजेस आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा है। तो मतलब जितना हमने चाहिए था उतना हो रहा है, प्रोसेस टू चेकआउट, जितना इंफॉर्मेशन चाहिए थी उतनी हमें मिल रही है, बनी बनाई यूआई। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसका कोड उठाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। नहीं, अगर आपको नया डिज़ाइन आता है तो वही बनाएंगे। अभी तो मेरे पास अगर कोई फिग्मा हो तो एक काम मैं कर सकता हूँ, फिग्मा से पहले कन्वर्ट करूँ ई कॉमर्स ऐप को, फिर एपीआई लगाऊँ। तो मैं इसको थोड़ा आसान करने लगा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स टेम्पलेट गिटहब। हाँ, वर्सल वालों का चाहिए ना मुझे, वर्सल। जिसने, अभी मैं आपके सामने प्रोजेक्ट ही तो बना रहा हूँ। वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इधर से ही ले लें। सही है। इसको अब मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोन। कहाँ पे, अपने क्लास वाले फोल्डर में, गिट क्लोन प्रोजेक्ट का नाम। सही है। तो इसके अंदर जाएंगे और सी डी कॉमर्स, ताकि कुछ कोड मुझे ना हुआ मिल जाए, डिज़ाइन वगैरह वो मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े और जल्दी काम हो जाए मेरा। लेकिन एपीआई मैं उसकी नहीं लगाना चाहता, एपीआई मैं अपनी लगाना चाहता हूँ। सही है। तो जो एपीआई वाला कोड होगा वो हम सारा रिमूव कर देंगे। मतलब उसने एपीआई भी लगाई होंगी अपने टेम्पलेट में, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि हमने वो तो सीखनी है ना, मुझे बस डिज़ाइन चाहिए। तो एपीआई वाला कोड मैं अभी डिलीट कर दूंगा सारा। तो हम करेंगे npm रन, npm इंस्टॉल, फिर npm रन टाइप करेंगे। इतनी देर में हम अपना जो है यहाँ से कॉमर्स वाला कोड जो है वो खोल लेते हैं। कौन सी, ये सारा उसने बनाई हुई है ना एपीआई, मैं यहाँ से देख देख के कर लूँगा। तो एक्स्ट्रा जो उसने काम किया हुआ है वो मैं सारा करूँगा अब रिमूव। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट का पेज है, इसमें जो भी ये काम हो रहा है ये हम लगा ही रखेंगे। ये इशू है कि इसने लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट में, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, जावास्क्रिप्ट में, या टाइपस्क्रिप्ट ही कर लें, टाइपस्क्रिप्ट ही पढ़ लें। अच्छा, अभी के लिए हम ऐसे करते हैं कि बगैर डिज़ाइन के ही कंटिन्यू करते हैं। इसका फिर इसका कोड देखेंगे हम, लेकिन हम थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बना लें क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे, वो कम्प्लेक्स कोड है। इसको देखेंगे लेकिन थोड़े दिनों के बाद। अभी के लिए हम अपना खाली खाली में लॉजिक सीख लेते हैं, फिर उसकी कम्प्लेक्शन जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब सी डी क्लास नंबर npm रन डेव।
अच्छा जी, ऐप हमारी चल रही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक आधी चला दो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि सीखना है, अब हमने लर्न करना है। अच्छा जी, होम पेज पे मैंने लाके शो करनी है क्या, प्रोडक्ट्स, सही है। तो प्रोडक्ट शो करने के लिए मुझे क्या कॉल करनी पड़ेगी, एपीआई। तो एपीआई मेरे पास फेक स्टोर में कौन सी है प्रोडक्ट गेट करने के लिए, तो उसका यूआरएल क्या है, ये वाला। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग गेम इधर शुरू होने लगी है। वो क्या होने लगी है गेम शुरू, कि कल हमने एपीआई कॉल की थी ना। अच्छा, उस वक्त हमारा कंपोनेंट क्या था, क्लाइंट साइड था या सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो तो जिस तरह हम कल गेट फॉलोवर्स कर रहे थे, तो क्या उसके अंदर कोई ऑन क्लिक ऑन चेंज या कुछ इस तरह की कोई चीजें हैं थी जो उसका टेबल रेंडर हो रहा था, नहीं थी ना। जो टेबल रेंडर हो रहा था फॉलोवर की लिस्ट, वो कल रेंडर होती थी क्लाइंट साइड से। अब जब क्लाइंट साइड से प्रोडक्ट्स रेंडर होंगी तो वो एसईओ के अंदर नहीं है। मतलब अगर मैं इस पेज को क्या बना दूंगा, क्लाइंट साइड बना दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे फंक्शन लगाता हूं फैच प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं, इसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एसिंक, और उसमें मुझे क्या लगाना है, अवेट, और उसमें क्या लगाना है, फैच, और उसमें क्या जाएगा, यूआरएल। तो बाय डिफॉल्ट क्या मेथड होता है, फैच का बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है। तो इस यूआरएल पे वो क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, सही हो गया। जो प्रोडक्ट मिलेंगी उसको मैं इसमें शो कर लूँ प्रोडक्ट्स में, और ये प्रोडक्ट्स आ गई, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ क्योंकि इसका मैंने अभी क्या लेना है, जेसन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट जेसन, और इसके ऊपर भी क्या लगाना है, अवेट, क्योंकि जेसन का डाटा लेने में भी टाइम लगता है। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स में आ गई मेरे पास प्रोडक्ट, में कंसोल कर लूँ। अच्छा जी, कंसोल मैंने कर दिया, सही है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है जी। इतनी बात आप लोगों को आ गई है समझ, जो कि प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ से मिल रही हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर मुझे यहाँ पे मैप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, स्टेट में प्रोडक्ट्स रखनी पड़ेगी, फिर मुझे लगाना है। तो स्टेट बनाने के लिए मुझे क्या बनाना है, यूज क्लाइंट, और मुझे स्टेट कहाँ से मिलेगी, रिएक्ट से। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यूज स्टेट बनानी है। कांस्टेंट क्या नाम रखूं, एम्प्टी क्या रख दूं, स्ट्रिंग, रे आएगी ना प्रोडक्ट्स में। यहां मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, तो अब इसको क्या कर दूं, उसमें क्या पास कर दूं, तो यहां मुझे अब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, H1 लगा लूं। उसमें क्या कर दूं, प्रोडक्ट्स, मैंने वैसे हेडिंग लगा दी। अब प्रोडक्ट्स को रेंडर करने के लिए मैं क्या लगा लूं यहाँ पे, हैं टेबल में शो कर दूं। अच्छा, उसके बाद TR, उसके बाद TD, ID, हैं। अच्छा जी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्प्ले करा लें,
इधर से देख लेते हैं ये हमें क्या क्या रिटर्न कर रहा है। आईडी रिटर्न कर रहा है, टाइटल रिटर्न कर रहा है, प्राइस रिटर्न कर रहा है, कैटेगरी रिटर्न कर रहा है, डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर रहा है। शुरू में इमेज भी लगा लें, यहाँ पे IMG, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब इस तरह की एक और मुझे बनानी है, वैसे ये TH बनाना चाहिए तो मुझे, चलो खैर है। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, उसमें मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट मिलेगी मुझे, उस पर मैंने क्या लगाना है, रिटर्न। ये तो याद हो जाना चाहिए आपको कोड, है ना। अब यहाँ से मैंने एक TR रिटर्न करनी है, और उसमें मैंने ID की जगह पे क्या कर देना है, प्रोडक्ट डॉट ID, और इमेज के टैग की जगह, सॉरी TD के जगह अंदर क्या लगा लेंगे, IMG का टैग, और उसमें सोर्स क्या दे देंगे, प्रोडक्ट्स डॉट, इसका की का नाम क्या है, इमेज। और इधर टाइटल में क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट, प्राइस में क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और कैटेगरी में क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट, इधर से नाम ले लें, और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये टेबल प्रोडक्ट्स वाला तब शो हो जब डाटा हो, तो क्या करना पड़ेगा, एंड नहीं, मैं ये अगर ना हो तो नो प्रोडक्ट फाउंड भी दिखाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाऊं, अगर प्रोडक्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या सिर्फ प्रोडक्ट डॉट लेंथ भी कर लें, क्योंकि 0 पे वो फालसी पे नहीं चलता। अच्छा, इसके ऊपर हमें क्या करना है, अगर ये है तो क्या दिखाना है मुझे, टेबल, अगर ये नहीं है तो फिर क्या दिखाना है, डिप दिखा दें। और इसमें क्या लिख दें, नो डाटा फाउंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, नो डाटा फाउंड आ रहा है, सही है। इसका नो डाटा फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो फैच नहीं किए। तो प्रोडक्ट फैच करने के लिए क्या करूँ, यहाँ बटन लगा लूँ अभी के लिए एक, उसमें क्या लिख दूँ, फैच प्रोडक्ट्स, उसके ऑन क्लिक पे क्या कॉल कर दूँ, कौन सा, फैच प्रोडक्ट, सही है। क्या हुआ, विड्थ लगानी है, कितनी लगा दें, 30। ये, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको नहीं, इसकी स्लाइस कर लेते हैं, इसको कितना, 0 से लेके कितने कैरेक्टर तक कर लें, 20 कर लेते हैं। और उसके साथ आगे क्या लगाना चाहिए, डॉट डॉट, क्या और भी है डिस्क्रिप्शन है, बॉर्डर लगा लें। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लास देनी पड़ेगी, या स्टाइल दे दें, स्टाइल दे दें टेबल पे इनलाइन। क्या आएगा, बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल सॉलिड। ये तो टेबल पे आ गया, तो क्या करना पड़ेगा फिर,
रो में आएगा नहीं है, तीनों पे लगाना पड़ेगा। बॉर्डर का एट्रीब्यूट भी होता है मेरे ख्याल से, वो अब नहीं चलता ना। लेटेस्ट में नहीं चलता, अब वो ख़त्म कर दिया है उसने। इसका कोई देख लेते हैं। नए चक्कर में डाल रहा है, CSS दिखाओ। हाँ ये लगाना है ना, तीनों पे लगाना पड़ता है। ये तो गलत बात है, ये धोखा है। और अब इतनी टीडीज हैं तो आप ही दे देते हैं इसको। ये ग्लोबल CSS में डाल देते हैं। और उसको किधर ऐड कर लेते हैं, लेआउट में। ऑलरेडी एडिड, अब आ जाने चाहिए। अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है, सही है। अच्छा अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने प्रोडक्ट फैच की हैं ये वाली, तो जितनी देर ये फैच हो रही है उतनी देर लोडर नहीं आना चाहिए। अभी शुरू में नो प्रोडक्ट फाउंड आ रहा है तो लोडर आना चाहिए ना जब ये फैच हो रही हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसका और जुगाड़ लगाएंगे, लोडर भी लगाना है हमें। अच्छा अब करना ये है कि जो फैच प्रोडक्ट हो रही हैं हमारे पास, इसको ये अब क्लाइंट साइड से हो रही हैं, ऐसे ही है। अच्छा क्लाइंट साइड से हो रही हैं, क्यों क्लाइंट साइड से हो रही हैं कैसे पता है, यूज क्लाइंट लगा, वो हमने कंपोनेंट को सर्वर साइड से ख़त्म कर दिया। अच्छा दूसरी एक बात मुझे बताओ आप लोग कि ये प्रोडक्ट मुझे फैच करने के लिए बटन पे क्लिक करना पड़ा है, लेकिन अगर मैं जब जाता हूँ बाटा के ऊपर या इस एप्लीकेशन पे, क्या मुझे प्रोडक्ट को लोड करने के लिए किसी बटन पे क्लिक करना पड़ा है? ये ऑटोमेटिकली आई है ना। तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना है जिसमें हमें ये बटन ना लगाना पड़े और हमारी प्रोडक्ट भी लोड हो जाए। तो वो कंसेप्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। और वो एक हुक है रिएक्ट की, उसका नाम है यूज अफेक्ट। अच्छा ये करता क्या है, ये यूज अफेक्ट हम लगाते हैं ऐसे, सही है। इसके दो पैरामीटर होते हैं, ये फंक्शन है, इसके दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में इसको चाहिए क्या, फंक्शन, और दूसरे पैरामीटर में इसको एक अरे चाहिए, डिपेंडेंसी। अगर ये खाली अरे है तो ये क्या करता है, अगर ये खाली अरे है तो ये कंपोनेंट के चलने पे एक दफा सिर्फ चल जाता है। क्या समझ में आया? अगर इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा ना अरे में, तो यूज इफेक्ट ये फंक्शन को चलाएगा एक दफा। कब चलाएगा? जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा पहली दफा, सही है। तो अभी हम ये फंक्शन नहीं चलाते, यहां पे हम एक एरो फंक्शन बना लूं या फंक्शन बना के पास कर दूं, एक ही बात है ना। अच्छा मैं इसके अंदर आ जाता हूं और यहां पे लगा देता हूं क्या, कंसोल यूजर नहीं, सॉरी यूज इफेक्ट, सही है। अच्छा अब मैं अपनी ऐप के कंसोल में आता हूं, मैं इसकी वर्किंग को देखता हूं क्या हुआ। एक दफा चला, कब? जब पहली दफा कंपोनेंट रेंडर हो। अच्छा अब आप इसी तरह की और भी यूज इफेक्ट लगा सकते हो, जिसके पैरामीटर पहले पैरामीटर में फंक्शन और दूसरे में
अरे लेकिन ये तब चले जब इस प्रोडक्ट ये मतलब प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेंज हो। तो मैंने अरे के अंदर डिपेंडेंसी पास कर दी क्या, प्रोडक्ट्स का स्टेट। तो जब भी ये स्टेट अपडेट होगी तो ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा, प्रोडक्ट्स वाला। तो अब आपको मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं, पहली दफा चला क्योंकि पहली दफा उसने नल एम्प्टी अरे सेट किया उस प्रोडक्ट्स को। अच्छा अब मैं इसको फेच प्रोडक्ट करता हूं, अब आप देख रहे हैं दोबारा से फिर चला है। तो अब यूज इफेक्ट में अगर मैं इसको फिल्टर में डालता हूं तो ये कितनी दफा चला, 2 दफा। कब कब, पहली इनिशियल टाइम और दूसरा जब भी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट का वेरिएबल अपडेट हुआ। तो मतलब क्या है कि इस अरे के अंदर हम ऐसे वेरिएबल पास कर सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम जिसके चेंज होने के ऊपर मैं अपने यूज इफेक्ट के वाले फंक्शन को दोबारा चलाना चाहता हूं, मैं अपने यूज इफेक्ट वाले फंक्शन को दोबारा चलाना चाहता हूं। सही हो गया? क्या बात समझ में आ गई? बात यह समझ में आ गई कि अगर इसमें इस अरे में कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया तो एक ही दफा चलेगा, कब, इनिशियल टाइम। अगर कोई वेरिएबल पास कर दिया तो जब भी वो वेरिएबल अपडेट होगा पहले पैरामीटर में जो फंक्शन पास किया वो बार बार चलेगा। वो जरूरत पड़ती है ना हमें, जैसे मैं कहता हूं कि सर्च में जब भी कोई नया आइटम आ जाए सर्च किया हुआ तो मेरा दोबारा डाटा लोड करो सारा, हाँ जो पास किए। तो इस तरह की और भी बड़े यूज केसेस हो सकते हैं। तो अभी हमारा ये यूज केस नहीं है कि मैंने इसको चलाना है, अभी यूज केस है कि मैंने इसको चलाना है। मुझे एक ही दफा प्रोडक्ट फेच करनी है ना, जब किसी बटन पे क्लिक किए बगैर जब पेज लोड हो। तो ये वाला यूज इफेक्ट उसी तरह काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, अजान सुनेंगे। हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट लगाएंगे और उस यूज इफेक्ट में क्या करेंगे, फेच प्रोडक्ट वाला जो हमने फंक्शन बनाया है वो पास कर देंगे। और साथ में क्या पास कर देंगे, इसको फंक्शन ही चाहिए था ना, मैं फंक्शन खुद बना दूं एरो फंक्शन या बना बनाया फंक्शन दे दूं। ये भी तो मैंने एरो फंक्शन ही बनाया है, ये मैंने इसको पास कर दिया। सही है? किसी को कोई मसला? या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसका एरो फंक्शन के अंदर हम फेच प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दें, जैसा कि हम यहाँ इस ऑन क्लिक पे कॉल कर रहे हैं। तो फिर हमें अभी इसी के लिए बटन नहीं चाहिए, रिफ्रेश होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी, मुझे प्रोडक्ट्स में ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, वो प्रोडक्ट लगा के स्टेट में सेव कर देगा और मेरा नीचे शो हो जाएगी प्रोडक्ट। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। मजा आया? क्या समझ में आई कि यूज इफेक्ट के थ्रू भी हम अपना काम मतलब प्रोडक्ट्स कुछ भी एपी रिक्वेस्ट करनी है हमने, सही है, और मैं चाहता हूं किसी बटन पे भी क्लिक ना करना पड़े, तो फिर हम उस फंक्शन को जो डाटा लेके आ रहा है उस फंक्शन को किस में कॉल कर देंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही दफा वो रिक्वेस्ट गेट करके लेके आनी है तो फिर आप उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है अरे उसको क्या रखोगे, एम्प्टी या नल अरे। सही है? तो अब प्रोडक्ट लोड हो रही है रिफ्रेश पे, समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे एक और काम भी करना है कि जब तक प्रोडक्ट लोड हो रही है मुझे लोडर दिखाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मुझे स्टेट बनानी है लोडर की, उसको मैं करूंगा सेट लोडर और उसके साथ मैं लगाऊंगा यूज स्टेट और उसके वो वैल्यू होगी उसकी शुरू में फॉल्स।